चलो वापस वापस वापस, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ड्यूटीज पढ़ी थी, ठीक है। मुझे बस ये बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपने समझ लिया, क्या समझ लिया? ड्यूटीज ऑफ बेलर। तो जो ड्यूटी बेलर की है वो बेली के क्या होंगे? राइट्स। अगर आपने ड्यूटीज पढ़ ली है किसकी? बेली की, तो वो बेलर के क्या होंगे? राइट्स, ठीक है। फटाफट थोड़ा ऊपर ऊपर से, क्यों? क्योंकि यही तो राइट्स में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, बेलर, बेलर कौन? मैं, ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी देवांश को दी है, मैंने अपनी गाड़ी देवांश को दी है। अगर मैंने अपनी गाड़ी देवांश को दे रखी है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मुझे पूरे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। उसमें अगर कुछ भी डिफॉल्ट है या फॉल्ट है कि भैया ब्रेक फेल है उसकी, ये बात मुझे उसको बतानी चाहिए, ड्यूटी है बेलर की। दूसरा, बी ए नेसेसरी एक्सपेंस, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कुत्ता मैंने इसके घर छोड़ दिया था, है ना, कि भाई संभाल के रखना, 1-2 महीने के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। तो इसने जो खाना खिलाया और अगर उसकी तबीयत खराब हो गई, जो एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस दिए, ठीक है, तो ये सारे खर्चे उठाना चाहिए, मेरी ड्यूटी है। नेक्स्ट, इंडेमनीफाई बेली, क्या था इसमें? प्री मैच्योर वाला याद आ रहा है? प्री मैच्योर कैमरा का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि भैया आपने मुझसे कैमरा मांगा था, ठीक है, दोस्त ने कैमरा मांगा, मैंने कैमरा दे दिया उसको, उसने बहुत सारी शूट को हाँ बोल दिया, फिर मैंने उसे 1 महीने के लिए कैमरा दिया था लेकिन 10 दिन में वापस ले रही थी, ठीक है। तो अगर सामने वाले का नुकसान होता है, बेली का अगर नुकसान होता है, तो इंडेमनीफाई करना पड़ेगा किसको? बेलर को। हम बेलर की ड्यूटी पढ़ रहे। फिर हमने समझा था बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। अब बेली क्या कर रहा है? गुड्स वापस दे रहा है, तो बेलर की ड्यूटी है कि भैया अपने गुड्स वापस ले ले। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। चलो, फिर हमने बेली के रिस्पेक्ट में क्या पढ़ा था? ड्यूटी। बेली के रिस्पेक्ट में क्या ड्यूटी था? टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल, ठीक है। अब मैंने अगर कुत्ता कुछ दिनों के लिए रखा है किसके पास? देवांश के घर पर, तो मुझे बताओ क्या है वो उसका रीजनेबल केयर करेगा कि नहीं करेगा? गोल्ड वाले एग्जाम्पल याद आ रहे हैं कि ज्वेलरी लॉकर में रखने का, ठीक है, जहां पे अपनी रख रहे हो। नो अनऑथोराइज यूज ऑफ गुड्स। बेली की ड्यूटी क्या है कि भैया मैंने जो उसको दे रखा है वो अनऑथराइज यूज ना करे। इसका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था कि भैया तुम यहाँ से जूम कार लेकर जाने वाले हो, यहाँ से दिल्ली से जबलपुर आने वाले हो, लेकिन तुम दिल्ली से आसाम निकल जाते हो, याद आ रहा है? अनऑथराइज यूज ना करे, बेली की ड्यूटी। नेक्स्ट, बेली की ड्यूटी है कि वो मेरे सामान को अपने सामान के साथ मिक्स ना करे। अगर मैंने कंसेंट दिया तो बात अलग है, अदरवाइज मिक्स करने की जरूरत नहीं है। मिक्स करेगा तो फिर, है ना, कंपनसेशन भी देता है, झेलते हैं सारी चीजें। चलो, बेली की ड्यूटी है कि मेरी जो स्पेसिफिक गुड्स है मुझको वही गुड्स रिटर्न मिले। बेली की ड्यूटी है रिटर्न करेगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट याद आ रहा है कि गाय दी थी, है ना, उसका बछड़ा हो गया तो गाय और बछड़ा मुझे वापस चाहिए। तो ये सारी ड्यूटीज बेली की। अब अगर आप हाँ, इसने यहाँ पे लिखा नहीं है। हाँ, 6 वाला क्या था? आपको ये गुड्स किसके हैं हमेशा आपको ये बताना है कि भैया बेलर के। आप अपने आप को ओनर बता नहीं सकते। नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल, आप जिसका टाइटल है वही बताओगे, किसी और का नहीं। चल, अब जो आपने ड्यूटीज पढ़ी थी बच्चों, राइट वैसे ही हैं, फटाफट वाले टॉपिक है। आ जाओ, हेडिंग बताओ क्या लिखा है? किसकी है राइट? किसके? बेलर के। अगर ये बेलर के राइट है तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ ड्यूटीज? किसकी ड्यूटीज? ड्यूटीज के किसको? बेली, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ बेली, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये बस हेडिंग हेडिंग लिखी है, आ जाइए स्टार्ट करिए। राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। मुझे ये बताओ, कुछ याद आ रहा है? अनऑथराइज यूज, ठीक है, अनऑथराइज यूज। जूम कार बुक की गई थी, बोला था भैया जबलपुर से, नोएडा से, दिल्ली से जबलपुर आना है। भैया आप कहाँ चले गए? आसाम चले गए। आपने अनऑथराइज यूज किया। अगर आपने अनऑथराइज यूज किया है तो क्या कर सकता है? राइट है। किसका राइट पढ़ रहे? किसका राइट पढ़ रहे? बेलर का। जूम कार मेरी थी, जूम कार मेरी थी। समझ लो गाड़ी वाला एग्जाम्पल, जो मैंने देवांश को बोला था कि इसको एग्जाम देने के लिए जाना था, है ना, गाड़ी लेके। इसने मुझसे बोला था एग्जाम के लिए, मैंने कहा हाँ यार एग्जाम बहुत सीरियस मैटर है, मुझे अपनी गाड़ी दे देनी चाहिए। ये लड़की को घुमाने लेके चला गया, बिल्कुल सही नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? टर्मिनेट कर सकती हूँ, ठीक है, राइट टू टर्मिनेट। हाँ, मासूम बेटा, है ना। चलो, तो इसलिए तो मैंने भरोसा कर लिया था मासूम है तू, है ना, पता चला मुझे मासूम नहीं है, कृष्णा का नाम लेना था। चलो, तो बेलर, बेलर, बेलर कौन हो गया? मैं, ठीक है। ऑप्शन, ये क्या होता है? वॉइडेबल क्या होता है बताओ जरा? मैं अग्रीव्ड हूं ना, मेरे साथ गलत हुआ है, एग्जाम बोलकर घुमा रहा है, ठीक है। तो बेलर के पास ऑप्शन आ जाता है क्या? वॉइडेबल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बेली डज नॉट एक्ट
एनी एक्ट, क्या लिखा है, इनकंसिस्टेंट। यहाँ इनकंसिस्टेंट देखो, इनकंसिस्टेंट मतलब अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग नहीं, मैंने यहाँ पे बस इनकंसिस्टेंट में अनऑथराइज यूज लिख दिया ताकि तुम्हें याद आ जाए, ठीक है। इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन ऑफ द बिलमेंट, जैसा डिसाइड हुआ था वैसा नहीं किया, तो इस कारण से। चलो समझ में आया। इन्होंने कहा टर्मिनेशन कब कब होता है, आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। टर्मिनेशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आएगा टॉपिक। चलो मुझे बताओ, क्या बेलर का राइट समझ में है? पहला राइट क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है अगर एज पर रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। दूसरा क्या है, क्या कर सकता है, अपने गुड्स को जब चाहे मांग सकता है। कैमरा वाला एग्जाम्पल याद दिलाओ। मैंने कृष्णा को कैमरा दिया, ठीक है, जाके शूट कर, फोटोग्राफी कर, ठीक है, 1 महीने के लिए दे रखा है। अब मैंने 10 दिन में मांग लिया, मांग सकती हूँ, हाँ, लेकिन मुझे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन अभी राइट की बात हो रही है, बेलर का राइट है, क्या राइट है कि भैया मैंने अगर ग्रेट्यूटसली इसको अगर कैमरा दे रखा है तो जब चाहे मैं मांग सकती हूँ, प्री मेच्योर लेवल में भी आओ। राइट टू डिमांड बैक द गुड्स व्हेन द गुड्स आर, किस फॉर्म में दे रखे, ग्रेट्यूटसली मतलब क्या, फ्री ऑफ चार्ज, है ना। मैंने यहाँ पर, मैं बेलर हूँ, कभी भी एनी टाइम इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स, या फिर जो उसका ऑब्जेक्ट है वो अचीव नहीं हुआ तो भी, ठीक है। चलिए, लेकिन ड्यू टू प्री मैच्योर रिटर्न ऑफ द गुड्स, नुकसान हुआ है बेली का नुकसान हुआ है, हाँ, बेलर नुकसान को जरूर चुकाएगा। इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला बताया था, वेरी गुड, टोटल लॉस माइनस क्या करना था, जो भी सामने वाले को बेनिफिट हुआ है उतना मुझे इसको कॉम्पनसेशन देना पड़े। लेकिन यहाँ पर इसे ध्यान ना देकर हम क्या देखेंगे कि बेलर के राइट बताए जा रहे हैं, मेरा राइट गुड्स वापस मिलने का है। इन्होंने आगे की कहानी रिपीट कर दी जो हमने ऊपर पढ़ा था कि हाँ, पैसे जरूर दे देना लॉस के लिए, लेकिन आपका राइट है कि आप अपने गुड्स को कभी भी मांग सकते हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल वही घिसे पिटे। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या कर सकता है, मेरा राइट है कि मैं केस फाइल कर सकती हूँ अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। इन्होंने क्या बोल दिया, रॉन्ग डूअर को लेके सेक्शन 180 181 डिटेल में पढ़ेंगे। अगर किसी ने कुछ भी गलत किया है तो मैं केस फाइल कर सकती हूँ, अभी बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैं सू फाइल कर सकती हूँ किसके अगेंस्ट, बेली। यहाँ सू फाइल कर रही हूँ कौन, रॉन्ग डूअर, मतलब बेलर बेली के अलावा एक तीसरा पर्सन है। अगर तीसरे पर्सन ने कुछ गलत कर रखा है तो मैं उसके अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकती हूँ। वो तीसरा पर्सन क्या है, अलग से एक हेडिंग आएगी रॉन्ग डूअर की, अलग से एक हेडिंग आएगी रॉन्ग डूअर, सेक्शन 180 और 181 डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन में मैं केस कर सकती हूँ, ये मेरा राइट है बेलर का। चलिए, और क्या राइट है, मैं किस पे केस कर सकती हूँ, बेली में भी केस कर सकती हूँ। बेली में केस कब कर सकती हूँ, पहली वाली सिचुएशन में आऊँ। पहली वाली सिचुएशन में क्या था, अनऑथराइज यूज किया, डिसाइड हुआ था जूम कार से, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भैया तुम यहाँ से यहाँ तक का चलाओगे, यहाँ से बाहर नहीं जाओगे, स्टेट से बाहर नहीं जाओगे। अब उस स्टेट से बाहर चले जाते हो, ठीक है, तो हम केस फाइल कर सकते हैं बेली में। बेलर हैज राइट टू सू बेली के अगेंस्ट एनफोर्सिंग ऑल दी लाइबिलिटी और ड्यूटीज जो भी होती है। चलिए नेक्स्ट राइट क्या है, राइट टू कंपनसेट। किस चीज के कंपनसेशन की बात हो रही है, बेली ने, याद आ रहा है, अनऑथराइज यूज कर दिया गुड्स, या फिर मिक्सिंग कर दिया, याद आ रहा है वो आटा गेहूं वाला, कि भैया हमने, क्या मैंने ऑथराइजेशन दी थी, नहीं, अगर दे रखी तो बात अलग है। मैंने अगर ऑथराइजेशन नहीं दे रखी है और सामने वाला मिक्स कर देता है और बहुत मुश्किल है, तो सामने वाला ही पूरा खर्चा बेयर करेगा। याद करो देवांश क्या कर रहा था, वो ईट वाला ब्रिक वाला एग्जाम्पल थे, पूरा खर्चा वो खुद उठा रहा था, ठीक है। चलो, तो ये राइट टू कंपनसेट, तो यहाँ हमने सबसे पहले किसके राइट पढ़े, बेलर के। चलो फटाफट शॉर्ट में, राइट टू टर्मिनेट, बेलर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, बेलर गुड्स को जब चाहे मांग सकता है, बेलर केस फाइल कर सकता है रॉन्ग डूअर के ऊपर, मतलब थर्ड पर्सन। बेलर केस फाइल कर सकता है बेली के अगेंस्ट अगर कुछ भी उसने अनऑथराइज यूज किया, और बेलर का राइट बनता है कि कुछ भी खर्चा हुआ है तो सामने वाला बेली वो खर्चा उठाएगा और उसे कंपनसेट करेगा। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, राइट ऑफ द बेली। ये पूरा ड्यूटी से कनेक्ट है बच्चों, राइट ऑफ द बेली, या फिर मैं इसके बाजू में क्या लिख सकती हूँ, ड्यूटी ऑफ, ठीक है, बेली लिखूंगी, सॉरी बेलर लिखूंगी, ड्यूटी ऑफ बेलर, ठीक है। चलो अब देवांश की बात हो रही है, वो बेली है, इसका क्या राइट है, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर। अब जॉइंट बेलर, ठीक है, मैंने और कृष्णा ने मिलकर इसे कुछ डिलीवर किया था, तो अब राइट बनता है देवांश का कि वो हम दोनों में से किसी एक को भी दे सकते हैं। किसी एक को दिया, मान लिया जाएगा कि क्या है, दोनों को दिया है, ऐसे ही होता था ना नॉर्मली, जहां भी जॉइंट पार्टनरशिप या फिर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट या जो कुछ भी आते तो उसमें यही होता है कि इसको पैसा मांगना है तो किसी एक से मांग सकता है, इसको देना किसी एक को दे सकता है, हम आपस में देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। चलो, तो यहाँ पे बेली का राइट है, क्या राइट है कि अगर जॉइंट बेलर है तो वो किसी एक को भी देगा, ठीक है, किसी एक को भी दे सकता है। आ जाओ, इफ अ सेवरल जॉइंट ओनर build the goods, बेली हैज राइट, उसके पास राइट है डिलीवर देम एनी वन ऑफ द जॉइंट ओनर, लेकिन ध्यान रखना
अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि नहीं दोनों को ही बराबर से दो, अगर लिखा है कि नहीं कृष्णा को ही देना है तो फिर ये कृष्णा को ही देगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये दोनों में से किसी को भी दे सकता है। क्लैरिटी? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल वही घिसे पिटे, ठीक है। राइट टू इंडेमनिटी, किसकी बात हो रही है? बेली की। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि कुछ याद आ रहा है? रिसीव बैक द गुड्स, बेलर हैज नो टाइटल। मैंने किसके गुड्स दे? नैतिक की गाड़ी थी, ठीक है, नैतिक की गाड़ी थी, मैंने देवांश को दे दी। क्या मेरे पास ओनरशिप थे? क्या नहीं, मेरे पास खुद की ओनरशिप थी नहीं, मैंने किसी और की गाड़ी उठा के दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर देवांश का इसमें खर्चा होता है, देवांश ने बोला था कि दीदी मुझे ये दे देना, मैंने कहा था हाँ मैं दे दूंगी, मेरी गाड़ी रखिए, और मैंने किसी और की गाड़ी उठा के दे दी और नैतिक आके वो गाड़ी लेकर चला जाता है, जिस कारण से नुकसान हो जाता है किसका? देवांश का। तो इसको जो लॉस है उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं। तो बेली के पास राइट है इंडेमनिटी का, ठीक है, क्योंकि बेली तो गुड फेथ में काम कर रहा है। बेली कैन ऑल्सो क्लेम ऑल दी नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो भी उसने खर्चा किया, जो भी ग्रेट्यूटोरियस बेसिस में था। क्लैरिटी है? चलिए, राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। याद करो मैंने एग्जाम्पल दिया था, गाड़ी के ब्रेक फेल है, ये बात मैंने इसको बताया नहीं, आगे चल के एक्सीडेंट हो जाता है तो ये खर्चा कौन उठाएगा? बेलर उठाएगा। हम राइट पर है बेली के, तो बेली का क्या राइट है कि भैया उसे वो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अब यहाँ सेकंड और थर्ड में दोनों में कॉम्पनसेशन ही बोल रहे, बस वहां पे इंडेमनिटी बोल दे, इंडेमनिटी को दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं? कॉम्पनसेशन। दोनों कॉम्पनसेशन की बात करें, लेकिन पहला वाला क्या बोल रहा है कि लॉस क्यों हुआ? क्योंकि मैंने किसी और की प्रॉपर्टी दे दी थी, ठीक है। थर्ड वाला बोल रहा है लॉस क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी के बारे में जो डिफॉल्ट वाली बात थी, जो अवेयरनेस मुझे थी, वो बात मैंने इसको बताई ही नहीं। दोनों केस में इंडेमनिटी की बात हो रही है, बस सिचुएशन अलग अलग है। हम्म हम्म देखो, अब मैं ये बताना भूल गई कि ब्रेक फेल है, तो मेरी भी यहाँ पे गलती, ठीक है। ग्रेटिट्यूशन नहीं, मुझे ये बात पता थी, तो मुझे इसका तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ग्रेटिट्यूशनली हो रखा है, अब मुझे बताओ हमारी तो वैसे ही टर्म्स एंड कंडीशन तो डिसाइड नहीं है ना, ठीक है। ये किस में होना चाहिए? जूम कार वाले में। अगर ये जूम कार है, क्या इसने मुझे पैसे दे रखे थे? क्या नहीं। ग्रेजुएशन में ये लड़की को घुमाने गया या एग्जाम देने गया है ना, इसमें कुछ पैसे का कुछ था क्या? कंसिडरेशन इन्वॉल्व था क्या? नहीं, यहाँ पे कंसिडरेशन ही है। जूम कार वाले एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि जूम कार वाले ने क्या किया, जूम कार के साथ अग्रीमेंट हो रखा था, ठीक है। क्या अग्रीमेंट हो रखा था कि भैया जबल दिल्ली से वो जबलपुर आएगा, डन। अब वो कहाँ चला जाता है? आसाम साइड जाता है, ठीक। अब हम बताना भूल गए, जूम कार वाला बताना भूल गया क्या कि भैया गाड़ी के तो ब्रेक फेल है। अब यहाँ पे जूम कार वाले की क्या गलती? ब्रेक फेल वाली बात उसने बताई नहीं। पहले जूम कार वाला कंपनसेशन देगा, हाँ देगा, लेकिन इसने भी गलती करी। क्या गलती करी? टर्म्स एंड कंडीशन, है ना। तो कुछ नहीं, दोनों का केस आएगा, दोनों का सेट ऑफ होकर के जो जैसा अमाउंट होगा वो निकलेगा, क्योंकि दोनों की इसमें अपने अपने में गलती है। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रखा है? ब्रीच कर रखा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच तो वहां पे होगी, तुमने टर्म्स एंड कंडीशन वो वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है, कि वो कर सकता है। लेकिन हाँ उसने भी गलती करी है, तो दोनों का कॉम्पनसेशन कैलकुलेट कर कर नफा नुकसान सेट ऑफ किया जाता है, ठीक है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, ये फॉल्टी वाला गुड समझ में आया। नेक्स्ट ये बोल रहा है राइट टू क्लेम क्या? नेसेसरी एक्सपेंस। याद करो कुत्ता घर पे छोड़कर गए थे, ठीक है, खाना खिलाया, नेसेसरी एक्सपेंस याद आया। देन तबीयत खराब हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो यहाँ भी खर्चे ही दे रहे, तुम लाइन से देखो, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 सब एक ही बात कर रहे हैं। सामने वाले का कुछ भी नुकसान तो हमें भरपाई करनी है, बस तरीके अलग है। पहले में बोल दिया इंडेमनिटी, दूसरे में बोल दिया कंपनसेशन, अब क्या बोल दिया? नेसेसरी एक्सपेंस। तीनों केस में पैसा दिया ही जा रहा है जो उसने, है ना, नुकसान उठाया है या फिर जो भी उसने खर्चा किया है। डन। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वाला पॉइंट। अब जरा समझिए, जो पहले वाला केस तो जॉइंट वाला था, वो ठीक है, ठीक है। मुझे जरा सेकंड वाला पॉइंट बताइए। सेकंड वाले पॉइंट में क्या था कि मैंने क्या किया? नैतिक के गुड्स उठाकर किसको दे देते? किसको दे देते? बेली को दे देते, ठीक है, देवांश को दे देते, ठीक है। अब देवांश को पता चला कि मेरे तो ये थे ही नहीं, या फिर सिचुएशन में थोड़ा सा ट्विस्ट, मैं देवांश के पास जाके बोली नहीं ये तो मेरे हैं, नैतिक बोलने नहीं ये तो मेरे हैं। अब देवांश के दिमाग में आ गई टेंशन, तो ये कोर्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? कोर्ट में। अगर क्लियर है, देवांश आके मुझसे पूछता है दीदी आपने जो मुझे गुड्स दी थी, जो गाड़ी दी थी, क्या वो नैतिक की थी? मैंने कहा था हाँ यार नैतिक की थी। तो पूरा खर्चा ये मुझसे वसूलेगा, मैं दे दूंगी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं नहीं, सिचुएशन चेंज। मैंने क्या बोला? नहीं मेरी थी, और अब हम दोनों लड़ रहे कि नहीं मेरी थी मेरी थी मेरी थी। अब इसके पास राइट है, क्या राइट है? क्या राइट है? अप्लाई टू कोर्ट। ये कोर्ट में जाएगा और डिसाइड करवाएगा कि भैया एक्चुअल में टाइटल किसका है। टाइटल बोले तो ओनरशिप किसकी है। तो
हम पढ़ रहे हैं बेली के राइट। सो बेली के पास राइट है इफ द बेल्ड गुड्स क्लेम बाय द पर्सन अदर देन द बेलर। अगर कोई वो पर्सन क्लेम कर रहा है जो बेलर नहीं है, क्योंकि बेलर तो मैं हूं, मैंने दिया था। साफ बोल रखा है ही मे मतलब क्या है, ऑप्शन है, राइट है, वो चाहे तो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है कोर्ट को टू स्टॉप इट्स डिलीवरी। ये कंफ्यूज है कि मुझे डिलीवर करना है या फिर नैतिक को। इसको लग रहा है इससे कोई गलती ना हो जाए, इसने अगर नैतिक को दे दिया बाद में पता चलता है मैं ओनर हूँ, या फिर ये मुझे दे दिया पता चलता है वो ओनर है, तो ये कोर्ट में चला जाता है कि भैया टाइटल ऑफ द गुड्स। तो ये एक राइट है। एग्जाम्पल देके समझते। ए एक डीलर है, ठीक है, टीवी की डिलीवरी करता है बी को, ठीक है, समर वेकेशन में यूज करने के लिए। बाद में पता चलता है सी क्लेम करता है कि भैया ये टीवी तो मेरी है, ठीक है। अब दोनों में झगड़ा हो रहा है कि भैया किसकी है, बी की है, सी की है ना। तो जो भी झगड़ा है उसे रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट में जाके अप्लाई करना, ये इसका राइट है। क्लैरिटी है। चलिए, पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन दोनों आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब लीन क्या होता है, यही नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो वापस आओ। तीन चीजें हमें डिस्कस करनी है, ये खुद से बताते जा रहे हैं। टर्मिनेशन कब कब होता है ये, ठीक है, और नीचे उन्होंने क्या बताया, एक पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन, ठीक है। बता रही है अभी क्या होता है, पता है क्या बता रही है, वही कंसेप्ट ही समझा रही, ठीक है। तो अभी राइट्स को फटाफट, किसके राइट्स, बेली के। पहला राइट क्या है, ज्वाइंट बेलर है तो किसी एक को कर सकता है, राइट है इसका। दूसरा, इंडेमनिटी मिलेगा अगर किसी और का मैंने इसको गुड्स दे दिया। कंपनसेशन मिलेगा अगर उसके पास फॉल्टी गुड्स है तो, ठीक है। नेसेसरी एक्सपेंस मिलेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये कंफ्यूज है ओनर कौन है तो उसके पास राइट है कि वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। पर्टिकुलर और जनरली अभी पढ़ा रही हूँ, पहले बताओ राइट्स क्लियर है। ये पूरा बेस्ड है ड्यूटी, अगर ड्यूटी अच्छे से समझ में है तो ये इसका पूरा कनेक्टेड कंसेप्ट है। चलो आ जाओ, बड़े आगे। ऊपर एक रॉन्ग डूअर भी था, चार चीजें थी, है ना, जो उन्होंने कहा था आगे पढ़ेंगे। आ जाओ, रॉन्ग डूअर दिख रहा है, समझते। लीन बताऊंगी, पहले ये बताऊंगी फिर लीन, ठीक है। आ जाइए, रॉन्ग डूअर कहाँ लिखा था इन लोगों ने, ये वाला, थर्ड वाला, है ना। चलो पहले से जाएंगे। सबसे पहला वाला क्या है, टर्मिनेशन। सबसे पहले क्या है, टर्मिनेशन, फिर है रॉन्ग डोर। तो स्टार्ट करते हैं टर्मिनेशन से, ठीक है। रॉन्ग डोर के ये वाला आ जाओ। टर्मिनेशन का मतलब बताओ, कैंसिल। कब कब हमारा बेलमेंट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब हमारा खत्म हो जाएगा, चलो कब खत्म हो जाएगा, जब टाइम खत्म हो जाएगा। या मैंने 1 महीने के लिए दे रखा था गुड्स, तो 1 महीने के लिए ही है, ठीक है। टाइम खत्म, या फिर यश ने बोला था ट्रिप में जा रहा हो दीदी बैग दे दो, तो ट्रिप से आ गया ये, तो उसका पर्पस खत्म। टाइम खत्म, पर्पस खत्म, या फिर बाय नोटिस। कुछ नहीं, आ जाओ थोड़े अच्छे प्रेजेंटेशन में, सेम बातें हैं बस अच्छे प्रेजेंटेशन में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा इन किन केसेस में। पहला, अगर एक्सपायर हो गया है स्टिपुलेटेड पीरियड, मतलब वो टाइम खत्म। बेलमेंट एंड आफ्टर अग्रीड द पीरियड एक्सपायर, अगर 1 हफ्ते के लिए दिया तो 1 हफ्ते बाद खत्म। फुलफिल हो गया, क्या फुलफिल हो गया, पर्पस। बेलमेंट एंड व्हेन अ स्पेसिफिक पर्पस इज कंप्लीट। या फिर हम नोटिस दे रहे हैं, क्या नोटिस, मैंने इनकंसिस्टेंट का मतलब अभी यहाँ पर चेंज किया था, उसकी जगह पे क्या लिखा था, अनऑथराइज यूज। नोटिस दे के हम क्या कर सकते हैं, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, अगर क्या हो रहा होगा, अनऑथराइज यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो बेलर में टर्मिनेट इफ द बेली एक्ट अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द बेलमेंट। दूसरी सिचुएशन क्या है, ग्रेट्यूटोस बेलमेंट का मतलब क्या बताया था, ग्रेट्यूटोस का मतलब क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट था, फ्री ऑफ चार्ज था। बेलर में टर्मिनेट एनी टाइम, वो कैमरा वाला एग्जांपल याद है, मैंने 1 महीने के लिए बोला था और पहले ले लिया। तो इफ टर्मिनेशन कॉज लॉस, अगर लॉस ज्यादा हो रहा है एक्सीडिंग द बेनिफिट रिसीव बाय द बेली, तो बेलर मस्ट कंपनसेट द बेली। मतलब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, नोटिस देख के खत्म कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि सामने वाला मिक्स कर रहा है, सामने वाला अनऑथराइज यूज कर रहा है। या फिर मैं खुद से जब चाहे मांग रही हूँ नोटिस देके भैया मुझे मेरा कैमरा वापस दे दे, ठीक है। तो पहली सिचुएशन में उन्होंने बोला कि भैया बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होते हैं, जब टाइम खत्म होता है। दूसरी सिचुएशन में बोला जब पर्पस खत्म होता है। तीसरा उन्होंने क्या बोला, नोटिस देख के कभी भी खत्म किया जा सकता है, बेलर तुम कर सकते हो। या फिर बेली ने कुछ ऐसी हरकत करी है जिस कारण से आपको लग रहा है अनऑथराइज यूज है, तो आप नोटिस देके खत्म करिए। चलिए, या फिर डेथ हो जाती है, किसकी डेथ हो जाती है, दोनों में से किसी की भी। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा अगर बेलर की डेथ हो जाएगी या फिर बेली की। हम पढ़े कब कब टर्मिनेट हो सकता है। चलिए, या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा सब्जेक्ट मैटर। अरे जिस गुड्स को लेकर हमारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, गाड़ी की बात हो रही थी, गाड़ी ही नहीं रही, तो क्या बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होगा क्या, नहीं। द गुड्स आर डिस्ट्रॉय, गुड्स आर ऑल्टर्ड, कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ द बेलमेंट। या तो खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर इतना बड़ा उसमें चेंज आ गया कि जिस पर्पस के लिए यूज करना था वो पर्पस यूज हो ही नहीं सकता।
तो बस यही अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया, बुक में भी वैसे दे ही रखा है सारी चीज़ें सही से। गुड्स आर गिवन, स्टिपुलेटेड पीरियड एक टाइम पीरियड के लिए था, एक्सपायर हो गया। एग्जाम्पल बस यही कि भैया 1 महीने के लिए दे रखा था, पर्पस फुलफिल हो गया। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा था, घर पे शादी थी, टेंट का, क्रॉकरी का जो भी सामान था, बस शादी के टाइम पे तो पर्पस खत्म, वापस देना पड़ेगा, बिल में इनके कॉन्ट्रैक्ट। चलो नोटिस, नोटिस में क्या बताया, इनकंसिस्टेंट, हेडिंग दे दो उसको, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, अनऑथराइज यूज, टर्मिनेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बाय गिविंग नोटिस। दूसरा दूसरा क्या है, ग्रेट्यूटोरियस बेलमेंट है, टर्मिनेटेड बाय बेलर एट एनी टाइम, एट एनी टाइम के ऊपर लिख दो कि प्री मैच्योर, ताकि आपको याद आ जाए। अनऑथराइज यूज, प्री मैच्योर, इससे तुम्हें हेडिंग याद रहेगी कि नोटिस देके कब कब बंद किया जा सकता है। नोटिस देके बंद किया जा सकता है अनऑथराइज यूज में या फिर प्री मैच्योर में। प्री मैच्योर के केस मतलब कि समय से पहले, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, नहीं नहीं, हाँ एंटिसिपेटरी ब्रीच, वेरी गुड बोल सकते हैं, ठीक है। चलो लेकिन यहाँ पे ग्रेट्यूटोरियस की बात हो रही है, एंटिसिपेटरी ब्रीच किसकी बात होती है, नॉन ग्रेट्यूटोरियस की बात करता है, ठीक है, क्लैरिटी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेट्यूटोरियसली हो रहा है, डन, ठीक है, समय से पहले। चलो क्लैरिटी है बच्चों, क्लैरिटी है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोलता है, डेथ का केस, अगर बेलर की डेथ या फिर बेली की डेथ, ठीक। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर, मतलब वो जो गुड्स जो डिलीवर करे थे वही खत्म हो गए हैं। हाँ, रीजनेबल केयर किया था क्या, बेलर की डेथ या बेली की डेथ, तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। जब एक पार्टी रहेगी नहीं तो दूसरा कैसे ही करेगा, आ जाएंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसमें लाइबिलिटी है तो क्या किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी से, जिसकी डेथ होगी उसकी प्रॉपर्टी से पे किया जाएगा, होता है तो ठीक, नहीं तो उसे बेच के किया जाएगा। लीगल हायर कभी भी लाइबल पर्सनली नहीं रहता है, पर्सनल कभी भी नहीं होता है। लीगल हायर बच्चे में कभी भी गुड्स बेच के, पापा की जितनी प्रॉपर्टी रख के गए हैं, अगर ज़्यादा है तो रिकवर हो जाएगा, कम है तो भी उतना ही रिकवर होगा, मतलब लॉस सामने वाले का। बच्चे में कभी भी नहीं आती लाइबिलिटी। हम्म 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 वापस बच्चे के पास ही आता है, नहीं किसी भी सिचुएशन में नहीं होता है, बच्चों में कभी भी लाइबिलिटी पास ऑन नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टी से ही जाता है। देखो जनरल रूल तो यही है। अब क्यों बोला जनरल रूल, क्योंकि दूसरे ऐसे बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जिसमें एक्सेप्शंस आ जाते हैं। हाँ हमारे यहाँ पे अभी जनरल रूल ही एप्लीकेबल हो रहा है। हम्म बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। हम्म 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 नहीं रख सकते लीगली। रिश्तेदार, कहीं से कुछ तो रिश्तेदारी निकलेगी, बिल्कुल दूर दराज के रिश्तेदार, उन्हीं को मिलेगा। लॉयर का इसमें कोई हक नहीं है। अब देखो गलत केस करके ले लिया, किसी को पता नहीं है, वो लिया जा सकता है, लेकिन कानूनन गलत है, लॉयर ले ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले रिश्तेदारी की बात है, जो क्लोज होते हैं उन्हीं को मिलता है, ठीक है। नहीं है तो भैया पापा की फैमिली में जाएंगे, पापा की फैमिली में जो चाचा हैं, बड़े पापा हैं, उनके बच्चों के बच्चे कुछ तो निकलेंगे, दूर के रिश्तेदार उनके ही मिल जाता है, फिर लीगली लॉयर नहीं रख सकता, ठीक है। चलो वापस सब्जेक्ट मैटर वाला समझ में आ गया। प्रॉपर्टी खत्म हो गई है भाई, डिस्ट्रॉय या फिर चेंज हो गई है, जिस कारण से यूज नहीं हो सकता। चलो जैसे साइकिल का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, साइकिल ही भैया किराए से तुम लेकर गए थे, तोड़ फोड़ नुकसान कर कर आ गए हो, ठीक है, तो टर्मिनेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का। चलिए इसी को उन्होंने शॉर्ट में बता दिया, ये समझ में आ गया। टर्मिनेशन के बाद आ जाओ रॉन्ग डूअर, टर्मिनेशन के बाद आ जाओ रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर में अब वहां जब मैं समझा रही थी तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी बस समझो रॉन्ग डूअर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, केस कर सकता है किसी थर्ड पार्टी में और केस कर सकता है बेली में। अभी हम केस कर सकता है रॉन्ग डूअर, रॉन्ग डूअर समझ रहे, समझे, आओ। इसे समझने के लिए पहले पहले है ना एक केस को समझना जरूरी है। थोड़ा सा सिचुएशन समझो, एक्सीडेंट का केस है, ठीक है। ए ने कार दी, ए ने कार दी बी को कि भाई सर्विसिंग करा दो, ठीक है, मुझे अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराना था, मैंने अपनी गाड़ी को ना सर्विसिंग के लिए दी। अब बी को सर्विसिंग के लिए दी है, बी जा रहा है सर्विसिंग कर रहा है, और सर्विसिंग करने के बाद वो एक बार चला कर देख रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, है ना, शोरूम से सर्विस सेंटर से निकला ही था, गाड़ी की टेस्टिंग कर ही रहा था, किसी ने आकर उसे भेड़ दिया, ठीक है। तो ए कौन है, बेलर, मैं कौन हूँ बेलर, गाड़ी देने वाला,
ठीक करने के लिए दे रखा है, रिपेयर करने के लिए दे रखा है, किसको? बी को, सर्विसिंग कराने के लिए। बी टेस्टिंग कर रहा है, इससे पहले टेस्ट करता कोई सी नालायक आकर ठोक देता है उसे। सी महान कोई है ना, सलमान खान को ही बना देते हैं, है ना, सलमान खान है, महान है, ठीक है। चलो आगे ठोक दिया, नुकसान हो गया, ठीक। अब मुझे बताओ, यहां पर ए बेलर हो गया, बी बेली हो गया, तो दोनों केस फाइल कर सकते हैं सी के अगेंस्ट, दोनों केस फाइल कर सकते हैं सी के अगेंस्ट। कौन कौन कर सकता है? बेलर भी कर सकता है, भाई गाड़ी मेरी है मैं तो केस कर ही सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने पोजीशन किसको दे रखा था? बेली को। और एक्सीडेंट भी कब हुआ? जब बेली उसकी टेस्टिंग कर रहा था। तो बेली भी क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। मैं कर सकती हूँ एज अ ओनर, वो कर सकता है एज अ लॉफुल पोजेशन। क्लैरिटी है? तो कौन कौन केस फाइल कर सकता है? क्योंकि हम वहां पे किसके राइट पढ़ रहे थे? बेलर के राइट पढ़ रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने वहां पे राइट बताया कि बेलर का राइट बनता है। क्या राइट बनता है? कि रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट वो केस फाइल कर सकता है। पहले बताओ क्या वो राइट समझ में आया? आ गया। अब यहाँ पे और इसकी थोड़ी सी गहराई में जाते हैं। सेक्शन 180 ये बोलते हैं, हमने अभी सेक्शन 180 पढ़ा, साथ में पैरेलली सेक्शन 181 भी है। सेक्शन 181 क्या बोलता है समझो, पहले बताओ। 180 समझ में आ गया? 180 बस ये राइट बोलता है कि भैया बेलर भी केस कर सकते हैं और बेली दोनों कर सकते हैं सी के अगेंस्ट, ठीक है। चलिए अब आ जाओ 181, क्या लिखा है ये? अपॉर्चमेंट इससे पहले भी आ चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, ठीक है। कॉम्पनसेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में केस जाता है, ठीक है। बी का दिमाग खराब हुआ, बी कौन? वो सर्विस वाला, उसका दिमाग खराब हुआ, तुरंत जाके उसको पकड़ता है ना, और केस वेस कर देता है, पुलिस केस बन जाता है, कोर्ट तक बात चली जाती है, कोर्ट में केस जीत भी जाता है, ठीक है। सी के अगेंस्ट डिसीजन आता है और उसे बोल दिया जाता है कि भैया तुम्हें 2 लाख का, कितने का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा? 2 लाख का। कोर्ट प्रॉपर कैलकुलेट करता है कि भैया गाड़ी का तुमने इतना इतना नुकसान किया, गाड़ी को बहुत डैमेजेस आए, और साथ में बी गाड़ी चला रहा था, उसको भी तो चोट लगी, उसको भी चोट लगी, प्लस उसको एक्स्ट्रा खर्चा, सर्विसिंग का पैसा अलग था, लेकिन उसे गाड़ी को टो करवाना पड़ गया, ले जाना पड़ गया जगह जगह, तो वो भी तो परेशान हुआ, वो भी तो खर्चा। तो पूरा खर्चा वसूल किया जा रहा है किससे? सी से। कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2 लाख तक का, तो प्रॉपर कैलकुलेट किया गया कि 180 तो किसके लिए हुआ? कार के डैमेजेस के लिए, और बाकी 20,000 किसके लिए? जो भी उस, है ना, टोइंग के चार्जेस हो गए, अदर एक्सपेंसेस जो भी उसको, है ना, पट्टी वट्टी मेडिकल जो भी उसका लगा, वो सब। तो एक्चुअल में 181 क्या बोलता है? कॉम्पनसेशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो कंपनसेशन विल बी डिवाइडेड, 180 किसको मिल गया? मालिक को मिल गया क्योंकि कार का नुकसान हुआ, और बी को बाकी 20 मिल गया जो भी उसने टो किया और जो भी उसका मेडिकल खर्चा उसको उठाना पड़ गया। तो कुल मिलाकर अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, अब लिखना कैसे है लीगल प्रोविजन। सेक्शन 180 बोलते हैं सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। अपने एक्सपेंसेस उठा रहा है। नहीं, एक ही केस है, केस एक ही है, ऑर्डर एक ही सुनाया गया है ना। जज जो डिसीजन दे रहा है उसमें बोलता है कि भैया हम ये 2 लाख तक पहुंचे कैसे। जज भी कोई डिसीजन देता है तो वो बस ऐसे बोलता है 2 लाख, प्रॉपर रीजनिंग के साथ देता है, प्रॉपर ऐसे लंबा चौड़ा केस स्टडी होता है, ठीक है। उसमें प्रॉपर लिखा रहता है कि भैया हम इस खर्चे में आए कैसे, हमने 2 लाख कैलकुलेट कैसे किया, तो ये कैलकुलेशन पूरी डिटेल में रहती है। नहीं, अलग अलग केस होता ही नहीं, केस एक ही लिया जाता है। रीजन बता रही हूँ, कभी भी केसेस जो होते हैं बच्चों अलग अलग नहीं ले जाते, ट्राई किया जाता है सारे कनेक्टेड केसेस को एक साथ इकट्ठा कर लो, क्योंकि भैया कोर्ट भी अलग अलग होते हैं इतने सारे, एक ने इस कोर्ट में किया, दूसरे ने दूसरे कोर्ट में लिया, और कोर्ट का टाइम बहुत कीमती होता है, वो एक ही केसेस को 2 बार नहीं देखेगा, एक ही केसेस में 2 जजेस अलग अलग नहीं लगेंगे, क्योंकि 2 जजेस 2 इंसान, और 2 इंसान का ओपिनियन डिफरेंट, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और टाइम वेस्ट अलग, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा केसेस में अगर कनेक्टेड पार्टी है एक ही केस ट्रीट किया जाता है। और ये बस मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, जजेस का टाइम सब देखा जाता है। कौन सा वाला केस? ये वाला। पहले बताओ, क्लैरिटी है? डाउट क्लियर हुआ देवांश? ठीक है। अब एग्जाम्पल तुम लोगों ने समझ लिया, अब लीगल प्रोविजन आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, लीगल प्रोविजन क्या बोलता है, आ जाइए। सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, ठीक है। इफ अ थर्ड पर्सन रॉन्गफुली, अगर कोई थर्ड पर्सन रॉन्गफुली क्या करता है? डिप्राइव करता है। डिप्राइव मतलब छीनना, किसी का राइट छीनना। क्या डिप्राइव किया? बेली को यूज करने से, पोजेशन, जो बेली यूज कर रहा था वो गाड़ी, जो उसके पास पोजेशन था, उससे उसने उसका वो राइट छीन लिया कि भाई अच्छा गाड़ा टेस्टिंग कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है।
जिस कारण से सामने वाले को क्या होगी, इंजरी। अगर कोई थर्ड पर्सन रॉन्गफुली डिप्राइव करता है और किसी को इंजरी देता है, तो वो जो रॉन्ग डूअर है, थर्ड पर्सन जो रॉन्ग डूअर है, उसके अगेंस्ट केस फाइल करेगा। बेली मतलब क्या, जिसके पास गुड्स था, वो सर्विस वाला, ठीक है। तो बेली में यूज द सेम रेमेडी एज द ओनर। ओनर को जो रेमेडी मिलती, वही रेमेडी किसको मिलेगी, बेली को भी। इसका मतलब ये कि ओनर अगर रहता तो ओनर केस करता। अगर गाड़ी मैं ही चला रही होती तो मैं ही केस करती, लेकिन मैं नहीं चला रही हूँ, वो सर्विस वाला चला रहा है, तो उसके पास भी सेम रेमेडी वही है केस करने की। तो आइदर बेलर और बेली में फाइल दी सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। 180 समझ में आया? हाँ, ऑलवेज ज्यादा बड़ा राइट मेरा ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों का हक। लेकिन दोनों में से अगर तुम कहोगे कि कौन प्रिवेल करेगा, तो हमेशा बेलर ही करेगा, मैं ही हमेशा जीतूंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं नहीं हूं और बेलर केस करे, तो उसका भी केस करना सही है, ठीक है, गलत नहीं है। चलो, अब नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 181 क्या बोलता है? अपॉर्चमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या बोल रहा है, रिलीफ और कंपनसेशन रिसीव शेल बी शेयर बिटवीन द बेलर और बेली। दोनों को शेयर होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, जिसका जितना इंटरेस्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग। अब मैंने तुम्हें अच्छे प्रेजेंटेशन में बता दिया, ये वो प्रेजेंटेशन है जो मैं एग्जाम में तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है। अब ये तुम्हारी बुक की आ जाओ, बोरिंग लैंग्वेज पैराग्राफ फॉर्म में। इफ थर्ड पर्सन wrongfully deprive बेली यूज पोजीशन ऑफ द गुड्स और डज देम एनी इंजरी, ठीक है, यूज देम, उन्होंने साफ बोल रखा है, एंटाइटल टू यूज सच रेमेडी एज अ ओनर जैसी उसको रेमेडी मिलेगी। बेलर और बेली दोनों के दोनों चाहे तो क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, ठीक है, उस डिप्राइव के और उस इंजरी के। डन। चलिए नीचे 181 क्या बोलता है, रिलीफ कॉम्पनसेशन दोनों में जो बटेगा वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। क्लैरिटी है? रॉन्ग डूअर खत्म। चलिए, रॉन्ग डूअर खत्म, टर्मिनेशन खत्म। फिर इसके बाद हमारा क्या था, ये लीन में आएंगे, पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन, ठीक है। चलो, यहाँ तक क्लैरिटी है? बड़े आगे फाइंडर ऑफ लॉस थोड़ा देर से, ठीक है, क्योंकि पहले इसमें लीन वाले कंसेप्ट ही आते हैं फाइंडर ऑफ लॉस में। तो अगर पहले लीन नहीं समझोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक, इसलिए इससे बाद में आ जाओ, ये पढ़ेंगे राइट ऑफ लीन। चलो, लीन पहली बार सुन रहे हो, बताओ, पहली बार सुन रहे हो? क्या होता है लीन का मतलब? चलो, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एग्जाम्पल। कहाँ गया एग्जाम्पल? बुक नहीं, एग्जाम्पल, बुक का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। राइट टू लीन एग्जाम्पल थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, फिर समझाओ रही लीन एक्चुअल में होता है क्या। चलिए, मैंने एक कपड़ा दिया टेलर के पास, क्या बोला उसे कि ये ले कोट बनाकर दे देना। पैसे नहीं दिए उसको मैंने, तो वो मुझे कपड़ा दे देगा क्या? वो मुझे कपड़ा नहीं दे देगा। कब तक कपड़ा नहीं देगा? जब तक पैसे ना दे दूं। चलिए, एक एग्जाम्पल टेलर वाला हो गया, ठीक है। दूसरा डायमंड है, रॉ डायमंड है, ठीक है। मैं जाती हूँ ज्वेलर के पास, क्या बोलती हूँ कि डायमंड जो है इसको थोड़ा सा पॉलिश करके मुझे दे दो। उसने बताया इतने इतने चार्जेस होंगे। मैंने कहा ठीक है, आप पॉलिश करके दो, आती हूँ मैं 10 दिन बाद या एक हफ्ते बाद या 2 दिन बाद। उसने पॉलिश करके रेडी रखा, मैंने पैसे नहीं दिए, तो क्या वो मुझे पॉलिश डायमंड दे देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? रीजन बताओ जरा मुझे। उसने अपना काम तो कर दिया, तो क्या मैं अपना काम कर रही हूँ क्या? राइट ऑफ लीन मीनिंग, लीन एक राइट है पर्सन के पास गुड्स को रिटेन करके रखने का, बिलोंगिंग टू अनदर। उस टेलर के पास राइट है, किस चीज का राइट है? राइट टू लीन। अपने पास वो तब तक रखेगा जब तक मैं उसे पैसे ना दे दूं। तो लीन का मतलब क्या है? राइट टू रिटेन, राइट टू रिटेन, ठीक है। चलो, अंटिल हिज क्लेम इज सेटिस्फाइड, कब तक रख सकता है? जब तक वो मैं पैसे ना दे दूं, सेटिस्फाइड ना हो जाए, या फिर अंटिल द डेट ड्यू टू हिम, जब तक मैं उसे रिपे ना कर दूं, जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए, जब तक उसे रिपे ना हो जाए, उसने जो काम किया है उसके लिए। तो कहीं भी लीन आएगा, कहीं भी आ सकता है लीन। यहाँ अभी हम पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन पढ़ रहे, लेकिन इन जनरल लीन टर्म बहुत कॉमन है, ठीक है। ये लीन टर्म लॉ में बहुत कॉमन है, इधर उधर आता रहता है, इसलिए बेसिक मीनिंग आपको उसका पता होना चाहिए। तो लीन का मतलब क्या है? राइट टू रिटेन गुड्स, ठीक है। चलो, राइट टू रिटेन गुड्स, इन्होंने कहा कि 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पर्टिकुलर लीन और दूसरा क्या होता है? जनरल लीन। पर्टिकुलर लीन मतलब क्या होता है? राइट टू रिटेन ही होता है, लेकिन ओनली स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल, टेलर की अगर मैं बात करूं तो वो कपड़ा वो रिटेन करके रखेगा जब तक मैं उसे पैसे ना दे दूं, पर्टिकुलर, ठीक है। उसी की पेमेंट वो मांग रहा है, जिसकी पेमेंट मांग रहा है, जिस काम की पेमेंट मांग रहा है,
वही गुड संभाल के रखना वो होता है स्पेसिफिक, वो होता है पर्टिकुलर, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द क्लेम इज ड्यू। कंडीशन, बेली हैज रेंडर, यहाँ टेलर, टेलर हमारा क्या है, बेली, टेलर ने क्या कर दिया है, अपना लेबर, अपनी स्किल्स लगा दी है, मतलब उसने तो भैया स्टिच करके रख दिया था। वो ज्वेलर, उसने क्या करके रखा था, डायमंड को पॉलिश करके रख दिया था। तो यहाँ इन्होंने बोला कि पर्टिकुलर लीन कब होता है, पर्टिकुलर लीन कब आता है, जब कोई आप क्या करते हो अपनी तरफ से, बेली अपनी स्किल्स या फिर अपनी लेबर, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुका है, अब बारी मेरी है, ठीक है। नो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, और टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है कि भैया मैं इसको कपड़े दूंगी, ये मुझे कपड़े सिल के देगा, मैं इसको ये पैसे दूंगी, इसके अलावा कुछ और दूसरी बात नहीं लिखी है। गुड्स रिटेन अनटिल, वो अपने पास तब तक रख सकता है जब तक मैं उसे पूरे पैसे ना दे दूं, ये होता है पर्टिकुलर लीन। पर्टिकुलर लीन मतलब जिस चीज से रिलेटेड काम हो रहा है उसी को संभाल के रखना, दैट्स इट। चलिए एग्जाम्पल वही टेलर वाला, एग्जाम्पल वही ज्वेलर वाला। क्या पर्टिकुलर लीन समझ में आया? थोड़ा बेटर तब समझ में आएगा जब हम और जनरल लीन को समझेंगे, ठीक है। आ जाओ, जनरल लीन क्या है, इन्होंने कहा जनरल लीन का मतलब क्या होता है, जनरल बैलेंस बचा है, नॉट जस्ट फॉर द चार्जेस। दीदी समझ में नहीं आया, समझ जाओ, ठीक है। मुझसे कृष्णा ने उधार मांगा, मुझे कृष्णा ने उधार मांगा, मैंने कहा कि ठीक है मैं तुझे दे रही हूँ 500 रुपये का उधार। कितने का उधार दे रही हूँ? 500, ठीक है। 500 का मैंने इसको उधार दिया, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, कुछ ना कुछ गिरवी रख सकती हूँ, कुछ ना कुछ गिरवी नहीं भी रख सकती। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड तो समझ में आता है। मैंने अनसिक्योर्ड रखा, अनसिक्योर्ड रखा मतलब क्या, कुछ भी गिरवी नहीं रखा, कुछ भी कोलेट्रल नहीं है, मैंने कृष्णा को बस ऐसे ही 500 रुपये दे दिए, ठीक है। चलिए अब कृष्णा अगले दिन आकर फिर से मुझसे पैसे मांगता है। मैंने कहा यार अब तो कुछ गिरवी रखती हूँ, ठीक है। अब इसने मुझसे 1000 रुपये मांगे, मैंने 1000 रुपये भी दे दिए, लेकिन यहाँ पर मैंने उससे कुछ रखवा लिया। मैंने कहा मोबाइल दे, क्या बोला मैंने से, मोबाइल दे दे, तब दूंगी 1000 रुपये। अब क्योंकि उसे 1000 रुपये चाहिए थे तो उसने मोबाइल मुझे दे दिया। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला क्या है, अनसिक्योर्ड बोल सकती हूँ। अनसिक्योर्ड मतलब क्या, कुछ भी गिरवी नहीं है, नो कोलेट्रल। दूसरे वाले को सिक्योर्ड बोल सकती हूँ, ठीक है। मोबाइल अब मेरे पास आ गया, 2 दिन बाद आकर कृष्णा मुझे पैसे दे कर जाता है कि दीदी मोबाइल दे दो, मैं आपके 1000 रुपये दे रही हूँ। मैंने कहा इधर आ, इधर आ, मोबाइल नहीं दूंगी मैं। क्यों नहीं दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, अभी तो बस क्या है, 1000 रुपये दिए, 500 का क्या मतलब, क्या उसके लिए मोबाइल रखा था क्या, नहीं, मोबाइल तो बस इसके लिए रखा था जो पे भी हो गया है, लेकिन मैंने मोबाइल रख लिया अपने पास, लीन, राइट टू लीन, लेकिन कौन सा वाला लीन, जनरल लीन। जनरल लीन मैं तब तक नहीं दूंगी जब तक तू मेरा 500 और लौटा नहीं देता। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो व्हाट डू मीन बाय जनरल लीन, जनरल लीन मतलब क्या, राइट टू रिटेन द गुड्स फॉर द जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट, जो वो बैलेंस बचा हुआ था, नॉट जस्ट फॉर द चार्जेस रिलेटिंग टू दोज गुड्स। यहाँ पे बस उस पर्टिकुलर चार्जेस की बात नहीं हो रही जो उस गुड्स को लेके थे, 1000 रुपए की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 1000 के साथ साथ किसकी बात हो रही है, उस 500 वाले की भी बात हो रही है। लेकिन ये हर किसी के पास राइट नहीं रहता है, ये हर किसी के पास राइट नहीं रहता है, ये राइट कुछ ही लिमिटेड लोगों के पास रहता है। अब यहाँ पे अज्यूम करो मैं कौन हूँ, बैंक हूँ, बैंक से कृष्णा ने लोन लिया, 500 का नहीं 5 लाख का लोन लिया, ठीक है। और वो जो लोन था वो क्या था, अनसिक्योर्ड, कुछ भी कोलेट्रल नहीं था, ठीक है। कृष्णा दोबारा से लोन लेने आता है सेम बैंक के पास, और अब 1000 की जगह पे 10 लाख कर देते। तो पहले उसने 5 लाख का लोन लिया था, अब सेकंड टाइम वो आके कितने का ले रहा है, 10 लाख। मैंने कहा इसमें तो कोलेट्रल लगेगा। अब इससे मैंने क्या रख ली, इसकी प्रॉपर्टी के पेपर रख दिया, ठीक है, कि भैया दे दे कुछ तो गिरवी दे। अब इसने यहाँ पे रख दिया, अब जब ये पूरे 10 लाख पे ऑफ करने आता है तो क्या मैं इसे इसकी प्रॉपर्टी के पेपर दे रही हूँ, नहीं। मैंने क्या बोला, मैं तब तक नहीं दूंगी जब तक तू पुराना वाला ना दे दे। तो इसे हम जनरल लीन बोलते हैं। पर्टिकुलर लीन बोलता है कि पर्टिकुलर उसकी काम से रिलेटेड, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जनरल मतलब क्या है, इसके लिए भी और दूसरी चीज के लिए भी, दैट वाज जनरल लीन। तो ये लिमिटेड लोगों के पास ही अवेलेबल होता है, जैसे कि किस किस के पास है, किन के पास है, बैंकर्स, बैंकर मतलब वही बैंक वाला लोन वाला एग्जाम्पल। दूसरा क्या लिखा है, जानते हो फैक्टर्स को, पहली बार सुन रहे, सिंपल भाषा बोलो तो ये वसूली वाले लोग होते हैं, वसूली वाले लोग होते हैं ये, ठीक है, ये बैंक के बिहाफ में काम करते हैं। मनी लेंडर तो वसूली, मनी लेंडर्स तो वो होते हैं ना, लोन देते हैं, वो नहीं, रिकवरी, रिकवरी हो, ठीक है, रिकवरी वाले, ठीक है। अब बैंक कह रहा है भैया मुझसे नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें उठा के मैंने किसको दे दी, फैक्टर को। मैंने कहा नैतिक तू ही पैसे निकलवा यार, ये कृष्णा से मैं नहीं निकलवा पा रही, ठीक है। अब नैतिक जाके मस्त ऐसे है ना, ऐसे कॉलर अपने हाथ की सब ऐसे उठाकर पहुंच जाता है, तो ये फैक्टर,
ठीक है, टेक्निकल टर्म्स है फैक्टर। डन। चलो, ये ऑप्शन लेकिन हर किसी के पास नहीं होता है, ये जनरल लीन का राइट लिमिटेड लोगों के पास ही होता है। ठीक है, बैंक इसी के अंदर आता है, बस उन्होंने एक अलग से पॉइंट दे दिया। ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत डिटेल है, इसमें भी अलग से लॉज होते हैं। ठीक है, एज पर रूल्स रेगुलेशन, एज पर लॉ। ठीक है, फैक्टर को बेच दिए जाते हैं। तुमने एनपीए सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सुना है? चलो समझ ही लो अगर पूछ रहे हो तो। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे रही हूँ। ठीक है, बैंक, बैंक का मेन काम क्या है? वसूली करने का क्या? अरे नहीं यार, पैसे देने का। लेकिन तुम्हें नहीं लगता वो इतनी जगहों पे पैसे देते हैं तो भाई बहुत सारे डिफॉल्ट भी होते होंगे, और कितने सारे लोग तो बैंक से है ना लोन लेने के लिए आए हैं उनको धोखा ही देने के लिए। ठीक है, तो बैंक भी परेशान हो जाता है। बैंक या तो खुद डील कर रहा है, या तो बैंक किसी थर्ड पार्टी को बोलता है भाई तुम लोग डील करो, मुझे मेरा पैसा दे दो, मुझे मेरा पैसा दे दो। तो यहाँ पर बैंक बोलता है, वो अकाउंट्स की पूरी लिस्ट निकालता है, अगर हम सबके अकाउंट्स वहां पर है और हम सबके अकाउंट्स एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं कि भैया हम पैसे नहीं देते, लोन ले रखा पैसे नहीं, मेरी इंस्टॉलमेंट मेरी किस्त 3 महीने से ज्यादा है ना, बार बार बाउंस हो जा रहा है चेक, है ना फेल हो जा रहा है, तो हमें बोल दिया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग। और बैंक हमें लमसम बेच देगा किसके हाथों? वसूली। इसमें एक दूसरी टाइप की कंपनीज आती है, ज्यादा ज्ञान, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, मे बी आगे चल के ये नाम सुनोगे तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में भी है इंटर और फाइनल में। ठीक है, ये कंपनीज फैक्टर वाला काम करती है, वसूली का काम करती है, वो बैंक से खरीद लेती है, बैंक से खरीद लेती है हम लोगों को। ठीक है, अब हमारा समझ लो 10 करोड़ का लोन है, हमारा 10 करोड़ का लोन है, और 10 करोड़ बैंक हमें 10 करोड़ में बेचेगी क्या? वसूली में ही आता है, नैतिक को बेचा जा रहा है, तो बैंक नैतिक को क्या बोलेगा कि भैया मैं इन्हें बेच रहा हूँ 8 करोड़ में, और नैतिक हमसे जब वसूलेगा तो कितना वसूलेगा? पूरे 10 करोड़। उल्टा जितना टाइम डिले होगा उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट चार्जेस अलग। लेकिन बैंक को क्या फायदा हो गया कि वो इस पचड़न में नहीं पड़ा, उसको एक बार में लमसम 8 करोड़ मिल गए हैं, और नैतिक को इसमें क्या फायदा हो गया कि ये यहाँ से 2 करोड़ एक्स्ट्रा कमा सकता है। तो ऐसे ही बड़े लेवल में ये काम होते हैं, और इसके लिए भी लॉज बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉज बने हुए। कुछ पूछ रहे हैं? हो गया, हो गया, लेकिन क्योंकि बैंक को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, उसका पैसा फंसा हुआ है, मिल गया, तुमने वो मार्जिन का वो कमा लिया। हाँ, मतलब ऐसे अलग से कंपनी ही बनती है, उन्हें हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बोलते हैं, जिनका काम ही बस वसूली का रहता है। मतलब उनका जब मेमोरेंडम बनता है तो उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में यही लिखा रहता है। क्लैरिटी है? वो हायर स्टडीज में तुम लोग पढ़ोगे। अब इनको बेचना है। हाँ, बैंक के लिए तुम लोग, हम लोग क्या है बैंक के लिए? हम अकाउंट क्या है? डेटर। डेटर मतलब एसेट हो गए, डेट क्या है? एसेट हो गया उनके लिए जिनसे पैसे वसूल करने। अब वो परेशान हो गए, हमसे वसूल नहीं कर पा रहे, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग वो हमारी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में रख के बेचेंगे, ऑक्शन क्रिएट करेंगे, लेकिन सब काम, ये सब बहुत लेंदी काम है, ये सब काम में बैंक को पढ़ना नहीं है। वो चाहे तो कर सकता है, वो चाहे तो ना करे, वो करना चाहे तो टाइम लगेगा, नहीं करना चाहे तो किसी और को कम टाइम पे जल्दी फटाफट बेच के निकल जाए, क्योंकि शायद उसे कुछ बेटर इन्वेस्टमेंट करना है। 8 करोड़ कहीं और लगाएगा तो भैया और अच्छे इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। खड़े हैं कोई और लोन लेने के लिए जिन पे हमें भरोसा है कि ये तो हमें पैसे चुका देंगे, तो वो कंपनी की डील है कि सॉरी बैंक की डील है, बैंक को उससे कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो बैंक के एसेट्स हैं जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करे, डिफॉल्ट है। ठीक है, बस 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 यही है ना। और उसमें भी किस्मत खराब, नैतिक भी वसूल कर पाता है कि नहीं कर पाता। हम लोग विजय माल्या निकले तो भाग गए, ये भी तो रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा है ये। अगर हम इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं तो भैया बैंक को उसके पैसे मिल गए, बैंक को से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये फंस गया, तो ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लगते हैं इसमें, और इसके बाद भी इतना पैसा नहीं है। 8 करोड़ मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है, बहुत करोड़ों का पैसा फंसता है, तो इसके पीछे भी फिर और बड़े लोग आते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता है। फिर जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि मार्केट में शेयर इशू करते हैं, तो बस शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स नहीं होते, ऐसे और भी बहुत सारे टर्म यूज किए जाते हैं, तो ये मार्केट में फिर शेयर इशू करता है, उसे शेयर नहीं बोलते हैं, कुछ और टर्म्स बोलते हैं, अभी नहीं बताऊंगी। मोर इन्फॉर्मेशन मोर कन्फ्यूजन। ठीक है, चलो वापस आएंगे, किसी और दुनिया में चलिए। जनरल लीन का मतलब क्या है? जनरल लीन रिटेन करके रखना, लेकिन बस उसी काम से रिलेटेड नहीं, दूसरे और अदर भी। ठीक है, ये लेकिन हर किसी को ऑप्शन मिलता है क्या? नहीं, ये ऑप्शन कुछ लिमिटेड लोगों को मिलता है, जैसे कि बैंकर और फैक्टर, जितनी मैंने ये कहानी तुम्हें बताई। क्यों? क्योंकि बैंकर ने फैक्टर को बेच दिया, ये फैक्टर है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है ये? वाफ मतलब डॉक समझते, शिप में माल भर भर के आ रहे। अरे भाई तुम उनको पैसे नहीं दे रहे हो तो वो क्या करेंगे? एक दूसरी कंट्री से इंडिया में
पूरे माल भर के ला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करके लेके आ रहे हैं, क्या वो तुम्हें तब तक दे देंगे? क्या गुड्स पकड़ के रखेंगे जब तक तुम उसकी पूरी पेमेंट नहीं कर दे? तो ये जनरल लीन में आता है। मतलब पुराना भी अगर बचा है तो वो पुराने की रिकवरी करने के लिए भी अभी वाला लॉट आपको देंगे नहीं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? पॉलिसी ब्रोकर्स, ये इंश्योरेंस, ये सारे लोग जितने भी पॉलिसी वाले लोग हैं सब ब्रोकर्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये कौन है? कौन है? अटॉर्नी, लॉयर्स है, एडवोकेट है। इनकी फीस इनका कुछ नहीं दोगे तो तुमको लगता है इनकी फीस दिए बिना काम हो जाएंगे? बिल्कुल कर सकते भैया, हमारी फीस पे नहीं करी, हमने तुम्हारा ये काम करके दिया, वो तुम्हें मिलेगी नहीं प्रॉपर्टी जब तक तुम उनकी फीस चुका ना दो। तो ये लिमिटेड लोगों के पास ही है। ठीक है, तो चलो गुड्स की अगर मैं बात करूं तो गुड्स क्या बेच सकते हैं? नहीं, बस रिटेन करने का राइट है। राइट ऑफ लीन कैन बी क्या हो सकता है? वेव्ड। वेव मतलब क्या? गिव अप, फ्री। कौन कर सकता है वेव? कौन कर सकता है? सामने वाला। अगर कृष्णा ने बहुत रोया धोया, दीदी नहीं 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 मोबाइल दे दो, पक्का पक्का मैं बाद में दे दूंगा, तो मैं चाहूँ तो दे भी सकती हूँ, वेव भी कर सकती हूँ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, लेकिन क्या मैं इसे बेच सकती हूँ? क्या नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल बैंकर में रिटेन द कस्टमर ज्वेलरी केप्ट एज अ सिक्योरिटी फॉर द लेटर लोन अंटिल दी पुराना वाला ना पे कर दे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपने कंसेप्ट समझ लिया है, आ जाओ तुम्हारी बुक में। चलिए बेसिक लीन का मतलब मुझे बताओ, समझ में आया? अब ऊपर जब हमने यहाँ पर पढ़ा कि राइट है, किसके राइट पढ़ रहे थे हम यहाँ पर? बेली के राइट। क्या राइट है बेली का? जब तक उसे पैसे नहीं मिल जाते, कॉम्पनसेशन नहीं मिल जाता, तब तक वो क्या कर सकता है? रिटेन कर सकता है। पर्टिकुलर रिटेन भी कर सकता है और जनरल रिटेन भी कर सकता है। क्लैरिटी है? चलिए अब आपकी बुक की लैंग्वेज फटाफट रीड करिए। लीन मतलब रिटेन करके रखना वो गुड्स जो आपकी बिलोंगिंग नहीं है, किसी और की है। अनटिल कब तक? जब तक सेटिस्फाइड ना हो जाए, जब तक रिपे ना हो जाए। चलो दो टाइप के होते हैं, पर्टिकुलर और जनरल। पहला ओनली पर्टिकुलर गुड्स, इसके अलावा कुछ और नहीं। बेली क्या कर सकता है? बेली ने अपनी सर्विसेज दी है, जैसे कि वो टेलर वाला एग्जांपल, उसने अपनी सर्विस दी है, भैया स्टिच करके रख दिया है, लेबर स्किल्स दे दी है, तो उसके पास राइट है रिटेन करने का जब तक उसे उसका पैसा ना मिल जाए। एग्जाम्पल में टेलर को दे रखा है कपड़े, और 27 वाले एग्जाम्पल को 28 में कंटिन्यू किया। एक बार रीड कर रही हूँ। ए गिव क्लोथ टू बी टेलर टू मेक इन टू दी कोट, बी इज एंटाइटल टू रिटेन, बी तब तक रखेगा जब तक पैसे ना मिल जाए। इफ इन दी अबव एग्जाम्पल बी टेक अ 15 days टाइम टू मेक अ कोट, उसने अगर बोला कि 15 दिन का समय है, मैं कोट बनाकर दूंगा, ठीक है, तो उन्होंने कहा राइट टू रिटेन वाला भी कब चालू होगा? 15 दिन जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद। 15 डेज में तो वो बना ही रहा है, अब उसने जल्दी भी बना दिया तो भी उसका जो रिटेन वाला राइट है वो चालू कब होगा? 15 दिन के बाद। जब भी एग्जाम्पल में इतनी क्लैरिटी दे तो समझ जाओ वो एक केस बनाने वाले हैं। इसमें आपसे पूछने वाले हैं समय, किस चीज का समय? कि राइट टू रिटेन, राइट टू पर्टिकुलर लीन स्टार्ट कब होगा? कब होगा? जितना ड्यूरेशन बताया वो खत्म हो जाए उसके बाद। चलो एग्जाम्पल रफ डायमंड वाला, तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप पैसे ना दे दो। चलिए पर्टिकुलर लीन समझ में आ गया। जनरल लीन क्या बोलता है? ओनली डिमांड अराइजिंग आउट ऑफ द गुड्स, बस उसकी बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है, कह रहा है जनरल। मैं जनरल बैलेंस की भी बात करूं, लेकिन ये हर किसी को अवेलेबल नहीं होता, और ये भी बोला है अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो कॉन्ट्रैक्ट की बातें माननी है। लेकिन इट इज अवेलेबल टू बैंकर्स, बैंकर समझ में आया? बैंक। या फिर फैक्टर, फैक्टर कौन? जो बैंक अपने एनपीए बेच देते, रिकवरी। ठीक है, चलो वाफ का मतलब बता दिया। ठीक है, ये लोग डॉक वाले होते हैं, कोई भी पॉलिसी ब्रोकर, या फिर जो भी अटर्नीज मतलब यहाँ पे लॉयर्स। ठीक है, एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल लिया था ताकि आपको ये बुक का एग्जाम्पल जल्दी समझ में आ जाए। सेम वही जो मैंने कृष्णा को पहले 500 दिया था, लेकिन क्या लिखा है? विदाउट सिक्योरिटी। फिर 1000 वाली कहानी, लेकिन सिक्योरिटी में क्या रख देना उन्हें? ज्वेलरीज। ठीक है, मैंने मोबाइल ले रखा था, उन्होंने ज्वेलरी ले रखी है। बैंकर ने क्या कर रखा है? ज्वेलरी क्या कर ली? रिटेन करके रखी, जब तक वो कौन सा वाला पैसा ना दे दे, 500 भी। 1000 जब देने आए तो क्या रिटर्न कर दिया? नहीं, उसके पास जनरल लीन वाला राइट है, उस 500 के लिए भी वो रख सकता है। ठीक है, चलिए नीचे आ जाओ। आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो? वेव भी कर सकते हो। वेव मतलब क्या? गिव अप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। लेकिन हाँ वो किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? सामने वाले बेली के ऊपर है। तो फिर तो पर्टिकुलर लीन हो जाएगा। 1000 वाली सिचुएशन, ठीक है, 500 रुपये इसने मुझसे मांगा, उसी टाइम पे मैंने क्या लिया? इसका फोन ले लिया। फिर ये बाद में आया कि नहीं आया आपके एग्जाम्पल के? फिर बाद में आया, मैंने ऐसे ही 1000 उसको दे दिया। ठीक है, हाँ 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 हाँ। इसने क्या बोला कि दीदी मैं 500 रुपये पहले दे रहा हूँ। हाँ, और उसने कहा मोबाइल मांगा, मैंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास जनरल लीन है। जनरल लीन जरूरी नहीं है पहले हो या बाद में हो, कभी भी हो सकता है।
मैं संभाल के रख रही हूँ कि भैया मेरा और बैलेंस बचा है। ये रिमेनिंग बैलेंस की बात कर रहा है, बस पर्टिकुलर तक ये लिमिटेड नहीं है। ठीक है, चलो अब फाइनली दोनों में क्या है डिफरेंसेस। क्या डिफरेंस है जनरल लीन और पर्टिकुलर। अरे सबसे पहला डिफरेंस तो क्या बढ़िया बताया उन्होंने, है ना, सेक्शन नंबर बताया। चलो चलो, ये क्या बोल रहा है, ये गुड्स जनरल बैलेंस के लिए रखते हैं। ये क्या बोल रहा है, यहां क्या होते हैं गुड्स स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है नॉट ऑटोमेटिक। यहां पर क्या हो रहा है थ्रू अग्रीमेंट। जनरल लीन में क्या था कि भैया मैंने गिरवी रखे है ना, मोबाइल मैंने गिरवी रखा था, बैंक ने ज्वेलरी गिरवी रखा था। यहाँ इन्होंने बोला भैया यहाँ तो क्या हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि स्पेसिफिक। टेलर वाला एग्जाम्पल, ये जो है ये जनरल लीन नहीं है पर्टिकुलर है, ये याद रखना। ठीक है, पर्टिकुलर लीन क्या बोल रहा है भैया ऑटोमेटिक जनरेट होता है। क्यों ऑटोमेटिक, क्योंकि भैया आपने पैसे नहीं दिए तो वो कपड़े कैसे वापस कर दे, कोट कैसे दे दे आपको। बात समझ में आ रही है। इन्होंने कहा कि ये तो थ्रू अग्रीमेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कोलेटर रखा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर विदाउट लेबर स्किल्स की बात हो रही है। यहाँ तो पैसे ही दिया ना मैंने, बैंक को ही अवेलेबल है, ये हर किसी को तो है भी नहीं। कोई यहाँ पे लेबर स्किल्स की जरूरत हो रही है क्या, नहीं। यहाँ पर लेबर स्किल्स की बात हो रही है। टेलर वाला एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, ये कुछ ही लिमिटेड ओनली सच पर्सन जो स्पेसिफाइड है, और लॉ में यही लोग स्पेसिफाइड है, यही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। कौन कौन हो गया, बैंक, फैक्टर, वफरिंग, पॉलिसी होल्डर, एंटाइटल टू जनरल लीन। जहां उन्होंने बोला कौन कौन बेली कर सकता है। यहाँ पर बेली मेरे एग्जाम्पल में कौन था, हाँ ये टेलर वाले एग्जाम्पल में कौन है, टेलर खुद, है ना। ज्वेलरी वाले में कौन है, ज्वेलर, ज्वेलर ही है। ठीक है, बैंक। ठीक है, समझ में आया बेली, बेली। या फिर फाइंडर ऑफ गुड्स, एक कंसेप्ट अभी बचा है लेकिन फिर भी बताओ, फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब कौन, जिसको मिला गोल्ड की रिंग, गोल्ड की रिंग याद आ रही है ना, आपको मिला कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, गुड। तो जिसको रिंग मिली, जिसको रिंग मिली वो बेली हो गया। ठीक है, और रिंग किसी और की थी, उसको ढूंढना है, नहीं ढूंढ पाया, ढूंढा उसने मिला नहीं, तो क्या करना है उसका ही हो जाएगा, है ना। वो कहानियां भी आएंगे। फाइंडर ऑफ गुड्स अभी टॉपिक बचा है। ठीक है, प्लेजी, प्लेजी आप नहीं जानते अभी समझोगे। फाइंडर ऑफ गुड्स को अभी और डिटेल में पढ़ाऊंगी, ऊपर का एक टॉपिक छूटा है। ठीक है, अनपेड सेलर बोल सकते हो, टेलर क्या था बेली, या फिर उसको दूसरे तरीके से बोलो अनपेड सेलर बोल सकती हूँ क्या। नेक्स्ट एजेंट, लास्ट वाली यूनिट पढ़ना है। ठीक है, और पार्टनर एक्सेट्रा। इन्होंने कहा भैया ये तो पर्टिकुलर लीन है, काम किया सामने वाले को देना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, अब फाइंडर ऑफ गुड्स प्लेजी क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। पहले आ जाओ फाइंडर ऑफ गुड्स वाला टॉपिक। चलो ये करें, बताओ फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, क्या हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जानते हैं। चलिए, हाँ इसका, अच्छा कॉजी ना, मैंने कहा ये कहां से आ गया। चलो समझो, दो सिचुएशन है बच्चों, आ जाओ इधर समझो। दो सिचुएशन है, जनरल ऑफर दिया है या फिर जनरल ऑफर नहीं दिया। जनरल ऑफर नहीं दिया है, जनरल ऑफर नहीं दिया है, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स की बात हो रही है। ठीक है, गोल्ड की रिंग गिर गई। मैंने एक एग्जाम्पल तुम्हें दिया था, अगर तुम्हें याद हो। एग्जाम्पल नहीं, रियल सिचुएशन बताई थी, रॉकी सर के भाई की कहानी बताई थी। क्या बताई थी, पैसे का एक बैग मिला था, ये सच बताया था मैंने, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल, 99% एग्जाम्पल है मेरे, ये 1% रियलिटी है। ठीक है, क्या हुआ था उसमें, आधार कार्ड डाला था, एड्रेस पता चला कि सोसाइटी के ही आसपास है, मतलब हमारे ही नहीं दूसरी सोसाइटी में था, वहां पे जाकर है ना मिल गया। अगर मान लो बहुत ढूंढने में हमें हो जाती परेशानी, न्यूज़पेपर में हमने छपाए ऐड, न्यूज़पेपर में हमने क्या छपाए ऐड। ठीक है, वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करूँ कि पैसों से भरा बैग मिला है हमें। ठीक है, अब हमें ढूंढना है, ढूंढना है उस बंदे को, ढूंढते ढूंढते हमारी हालत खराब हो जा रही है, इतने पैसे लग गए हमारे। ठीक है, क्या उन उस इंसान ने ऐसा बोला था क्या, जो मेरा बैग ढूंढ कर लाएगा उसे मैं पैसे दूंगा, नहीं। जनरल ऑफर नहीं, दो सिचुएशन है। अभी पहली सिचुएशन ऐसा कोई जनरल है ना ऑफर नहीं है, बस कोई एक बैग हमें पड़ा मिला है। तो चलो मिस्टर ए यहाँ पर कौन है, मिस्टर ए हमारे यहाँ पे कौन है फाइंडर। जिसका वो पैसा है वो मिस्टर बी है, जिसका वो पैसा है वो कौन है, मिस्टर बी है। क्या मैं इसे बोल सकती हूँ फाइंडर और इसे बोल सकती हूँ ट्रू ओनर, बोल सकती हूँ नहीं बोल सकती, या दूसरे सेंस में क्या बोल सकती हूँ बेली और इसे बोल सकती हूँ बेलर। अगर ए और बी फाइंडर लॉस वाला केस अगर आता है तो दिमाग में सबसे पहला क्या आता है कि भैया ये तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट जैसा ड्यूटी है,
ठीक है, ड्यूटी है कि भैया अगर किसी और की चीज आपको मिली है तो भैया आपको वो लौटानी पड़ेगी। लेकिन अब हम यहाँ पे कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं बेलमेंट के साथ। ठीक है, बेलमेंट में क्या हो गया कि भैया तुम हो गए बेली, ठीक है, इसे संभाल के रखना है, बेलर जो कि हमारा ट्रू ओनर है। लेकिन हुआ क्या, हमने बहुत खर्चे कर दिए इसे सर्च करने में, हमें फाइनली वो बंदा मिल जाता है, हमें वो फाइनली बंदा मिल जाता है। तो पहला सवाल, वो जो पैसा है वो तो हमने दे दिया, लेकिन हमारे इसमें ना 20-30 हजार ना खर्च हो गए। अब हमें वो 20-30 हजार ना पैसे चाहिए। बेली, यहाँ पे बात हो रही है बेली की, बेली ने कुछ खर्चे किए हैं। तो सवाल ये है, क्या उसके पास राइट है केस फाइल करने का? अगर मैं थी वो, रॉकी सर के भाई थे वो, जो पैसे वाला बैग लेकर गए, ठीक है, उसने बोला यार आपको ढूंढने में यार 20-30 हजार लग गए हमारे, अब वो देने से मना कर देता है, तो तुम क्या करोगे? कोर्ट में केस कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, कोर्ट में केस कर सकते, लेकिन हमारे पास दूसरा राइट है। क्या राइट है? मतलब कान ऐसे नहीं पकड़ा है, कान कैसे पकड़ा है? घुमा कर पकड़ा है। ठीक है, क्या किया, हमारे पास क्या राइट है? राइट टू लीन। राइट टू लीन का मतलब बताओ क्या होता है? रिटेन करके रखना तब तक जब तक सामने वाला वो एक्सपेंस जो हमने किए वो ना दे दे। तो एक्चुअल में यहाँ राइट टू सू नहीं आता है, लेकिन राइट टू लीन आता है। लेकिन जब वो हमें नहीं देगा तब तो केस हो ही जाएगा ना इनडायरेक्टली, इसलिए बोला कान ऐसे नहीं घुमा कर पकड़ा है। ठीक है, लेकिन सिचुएशन चेंज, सिचुएशन चेंज। जनरल ऑफर दिया था, याद करो हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ते थे, जो मेरे कुत्ते को ढूंढ के लेकर आएगा मैं उसे इनाम दूंगी। ठीक है, अब यहां पर मिस्टर ए का डॉग गुम गया है, ठीक है, अब नहीं, मिस्टर बी का डॉग गुम गया है, ये ट्रू ओनर है, और फाइंडर जाकर ढूंढ के लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसे मैं बोल सकती हूँ बेलर कौन है, मालिक, कुत्ते का मालिक कौन है? बेलर। और ये कौन है? बेली, ढूंढ के लेकर आता है, ढूंढ के लेकर आता है और खिलाता पिलाता है उसको, क्योंकि पहुंचने में टाइम लगता है, वट। क्या वो अब रिवॉर्ड मांग सकता है? क्या रिवॉर्ड मांग सकता है? क्योंकि वादा किया गया था कि कुत्ते को ढूंढ के लाने वाले को हम 1 लाख देंगे। और अगर कुत्ता ढूंढ के लेकर आते हो और हम बी को जाकर देते कि भैया ये लो, तुमने कहा था 1 लाख रुपए दोगे, अगर वो 1 लाख रुपए देने से मना कर देता है तो क्या वो केस फाइल कर सकता है? हाँ, वो केस फाइल कर सकता है। उसके पास दोनों राइट है, राइट टू सू भी है और राइट टू लीन भी है। वो रिटेन भी करके रखेगा कुत्ते को, तब तक नहीं देगा जब तक वो नेसेसरी एक्सपेंस ना है। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट बोल दिया भैया तुम रिवॉर्ड के लिए केस भी फाइल कर सकते हो, रिवॉर्ड के लिए आप सॉरी लीन, रिवॉर्ड के लिए आप लीन भी कर सकते हो। लेकिन दोनों में अब डिफरेंस क्या है? पहली सिचुएशन में मैंने आपको ये बताया कि अगर जनरल ऑफर नहीं है, कोई रिवॉर्ड के कस्मे वादे नहीं है, तो आपके पास क्या आता है? राइट टू लीन, राइट टू लीन। लेकिन जहां भी रिवॉर्ड के कस्मे वादे आ जाते हैं तो आपके पास सू का भी केस आता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसने ऑफर बोल रखा था, और डिटेन का भी आता है। अब आ जाओ, अच्छे प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे फिर तुम्हारी बुक में। चलो, राइट ऑफ द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। फाइंडर, ढूंढने वाले का राइट क्या है? फाइंडर मस्ट फाइंड द ट्रू ओनर। सबसे पहले तो भैया तुम्हें बोल रहे कि भैया ढूंढो, किसको ढूंढो? ट्रू ओनर को ढूंढो, क्योंकि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको ढूंढना तो चाहिए, और ढूंढ कर उसे वो गुड्स वापस कर दो। कैन नॉट सू, लेकिन 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 आप केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्या लॉजिक दिया केस फाइल नहीं करने का? भैया तुमने ये खर्चे खुद उठाए हैं, तुमने ये खर्चे खुद उठाए हैं, इतना तुमने एक्सपेंस किया 20-30 हजार उसे ढूंढने में, इसलिए केस फाइल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, खर्चे हुए तो हैं और आपने नेसेसरी खर्चे ही किए, तो इसलिए तुम्हें क्या दे दिया? रिटेन वाला राइट दे दिया। तो इन्होंने कहा केस फाइल करने वाला राइट तो नहीं है, लेकिन राइट टू रिटेन द गुड्स वाला राइट है, अनटिल लॉफुल कंपनसेशन, जब तक आपको नहीं मिल जाता, जब तक तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलते, तो लीन का राइट तो है। लेकिन सिचुएशन चेंज, इफ ओनर ऑफर्ड, ओनर ने बोला था, क्या ऑफर बोल रखा था? कि भैया मैं रिवॉर्ड दूंगा ढूंढने वाले को, ढूंढने वाले को रिवॉर्ड दूंगा। तो फाइंडर अब क्या कर सकता है? केस फाइल भी कर सकता है एंड रिटेन भी कर सकता है, जब तक उसे मिल ना जाए। बात समझ में आई? तो पहली वाली सिचुएशन में वॉलंटरी किया, कोई ऑफर नहीं था, सामने वाले ने कोई रिवॉर्ड की बात नहीं करी थी, तो रिटेन। दूसरे वाले केस में ऑफर किया था, तो सूबी और रिटेन भी। क्लैरिटी? चलिए पहले बताओ, यहां तक चीजें समझ में आ गई? ये समझ में आ गई। तो दूसरी सिचुएशन, व्हेन फाइंडर में सेल द गुड्स। अब मिल तो गया है गुड्स, क्या फाइंडर इसे बेच भी सकता है? मुझे बताओ, गलती से मैंने यही वाला दे दिया क्या? एक्चुअल में वो कॉजी के साथ ही मिक्स हो गया, होता है ऐसा। एक्चुअल में जब क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है तो कॉजी देख के दे दिया गया है ना। लेकिन कभी कभार एक क्वेश्चन दो दो
यूनिट से होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में तो यही होगा ना। सॉरी, तुम लोगों ने क्या आंसर लिखा? नहीं, क्वाजी में नहीं था ना, डिटेल यहाँ पर है ना, लिख लिया था ना लेकिन। हाँ, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्यों, सॉरी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलूं या फिर इसके स्टार्टिंग का भी मैं बोलूं, जब हम लोग क्या करते थे, ऑफर करते थे, ये सब कनेक्टेड है। ये बस इस चैप्टर के नहीं है, इसने 3 चैप्टर को लपेटे में लिया है, 3 यूनिट को लिया है, यहाँ भी बेलमेंट में, ठीक है, बेलमेंट में, और कहाँ पर, जो भी इससे वाला चैप्टर हमने पढ़ा क्वाजी, और कौन सा वाला, स्टार्टिंग के चैप्टर याद करो, जब हम ऑफर समझते थे, स्पेसिफिक ऑफर होता है, जनरल ऑफर होता है, इसने 3 यूनिट्स को कवर कर रखा है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब तुमने जो आंसर लिखा है उसे पक्के से देखना, उसमें कितने नंबर मिल रहे। क्वाजी के हिसाब से लिखा था, चलेगा, एक बार मैं देखूंगी, चलेगा चलेगा, मैं एक बार देख लूंगी क्या तुमने आंसर लिखा और कितने मार्क्स मिले, ठीक है। वापस इधर आओ, पहले वो कंसेप्ट समझ में आया? हाँ। पहले बताओ। हाँ, कोई बात नहीं, है ना, और सुनने वाले जो कि बहुत कम बच्चे आए हैं आज, है ना। चलो पहले बताओ कंसेप्ट क्या ले रहे हैं। दूसरा, व्हेन फाइंडर में सेल, वापस वापस, फाइंडर में सेल द गुड्स। सवाल अब ये है, क्या फाइंडर, खुद से अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, फाइंडर बेच सकता है, ऐसे बेच सकता है क्या, अगर पैसे नहीं रिकवर हो पा रहे, गुड, या फिर पेरिसेबल बोल सकते, पेरिसेबल, पेरिसेबल, पेरिसेबल गुड्स क्या होते हैं? दो सिचुएशन है, या तो खराब होने वाली सिचुएशन या तो नहीं खराब। अभी हमारे सारे एग्जाम्पल क्या आते हैं, नॉन पेरिशेबल, ठीक है, जैसे कि पैसे हो गया, गोल्ड ज्वेलरी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अगर इन्होंने कहा, पहला तो इन्होंने कहा कि भैया सुनो, ओनर नहीं मिल रहा है ना, तब ये हरकतें करना। तुमको मालूम है कि ओनर मिल रहा है, तुरंत जाके बेच दोगे क्या? गोल्ड की रिंग दिखी, पहन के तो आ नहीं सकते, इससे अच्छा मार्केट में जाके बेच देता हूँ, दूसरी गोल्ड की रिंग एक्सचेंज करके लेके आता हूँ, वो पहनूंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते ना। तो साफ लिखा है, हाँ फाइंडर बेच सकता है मैं, लेकिन कंडीशन, पहला क्या बोला, ओनर मिला ही नहीं है। आपने बहुत मेहनत करी है, विद द रीजनेबल डिलीजेंस, आपने मेहनत करी है, ऐसे नहीं कि गोल्ड की रिंग देके सीधा शॉप में पहुंच गए बेचने के लिए, नहीं, आपने ढूंढा, पूछा, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। चलो, तो आपने मेहनत करी, नहीं मिला, या फिर जो अभी कृष्णा ने बोला, क्या पैसे देने से मना कर दिया सामने वाले ने, इतना खर्चा किया था हमने, ठीक है, तो हमारे पास तो सू करने का केस नहीं था, क्योंकि वॉलेंट्री खर्चे उठाए, लेकिन क्या था, क्या था, एक्सपेंस रिटेन तो कर सकते थे ना, लीन तो कर सकते थे, लीन किया हमने, लीन करने के बाद हमने उससे मांगा, उसने नहीं दिया, तो फिर हमारे पास राइट आता है। तो पहली बात, फाउंडर हमें मिला नहीं, या फिर हमें मिला, हमें मिला और उसने हमें क्या नहीं दिया, लॉफुल एक्सपेंस, हमें चार्जेस नहीं दिए। दो कंडीशन इन्होंने यहाँ पे कंडीशन बताई है जो सेटिस्फाइड होगी। पहला उन्होंने कहा कि हो सकता है गुड्स, सब्जी मिली हो, फ्रूट्स मिले हो, कुछ भी हो सकता है ना, है ना। एक बैग मिला जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे थे, बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट्स थे, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट था उसमें, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट कितना महंगा होता है, ठीक है। तो अब इस ड्रैगन फ्रूट के लिए मैं अगर किसी को ढूंढूं, तब तक तो ये खराब ही हो जाएंगे। अगर गुड्स पेरिसेबल है और लग रहा है आपको कि मेजर पार्ट इसकी वैल्यू खत्म हो ही जाएगी, तो आप बेच सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। तो पहली सिचुएशन क्या, पेरिसेबल, और दूसरी सिचुएशन क्या, नॉन पेरिसेबल की। पहले बताओ, पेरिसेबल सिचुएशन समझ में आए। आपने पहले ओनर को ढूंढा, ओनर आपको नहीं मिलता है, ओनर आपको नहीं मिलता है, और गुड्स क्या है, पेरिसेबल है, तो बेच दो। दूसरी सिचुएशन, आपने ढूंढा, ठीक है, नहीं मिला, या फिर आपको मिला, लेकिन दिक्कत क्या है कि सामने वाला हमें पैसे देने से मना कर रहा है, और आपने जो खर्चा कर रखा है, सिचुएशन देखो, जो लॉफुल चार्जेस है फाइंडर के, वो क्या है, 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, आपने खर्चा 2/3 कर दिया, परसेंटेज में बताओ, चलो 2/3 मतलब क्या, 66%। मतलब जितनी उसकी वैल्यू नहीं है उतना आपने खर्चा कर दिया। मेरे एग्जाम्पल में मैंने बोला था 20-30 हजार, वो हमें 1.5 लाख शायद मिले थे कुछ, है ना, एक या उससे कुछ ज्यादा ही था वो थोड़ा, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल में 1 लाख, अगर हमारा उसमें 70,000 हमने एक्सपेंस हो गया है, हमारा खर्चा हो गया हमारा, ठीक है। पहली बात तो मनी के केसेस में बेलमेंट नहीं आते, नहीं आते, ठीक है, वो एग्जाम्पल था इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू किया। समझ लो कैश नहीं रखा था, कुछ और रखा था, गोल्ड की रिंग रखी थी उसमें, ठीक है। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भैया जितनी उसकी वैल्यू नहीं हो, उससे ज्यादा क्या हो जाता है, हमारा खर्चा हो जाता है, तो फिर बेचना ही सही है, क्योंकि हम अपने खर्चे तो ले ले, क्योंकि सामने वाला तो खर्चा देने से मना कर रहा है। सामने वाले, पहली कंडीशन तो होनी चाहिए, दोनों के बीच में एंड है, दोनों के बीच में क्या है, एंड। पहला पहला क्या, फाउंडर नहीं मिला, या फिर मिला और पैसे देने से मना कर रहा है, दोनों में से कोई एक। एंड वो गुड्स क्या है, पेरिसेबल, तो बेच दो। नहीं मिला, पेरिसेबल है, बेच दो। मिला,
पैसे देने से मना कर दिया, पेरिशेबल थे, बेच दो। समझ में आ गया? तीसरी नेक्स्ट सिचुएशन, मिला, नॉन पेरिसेबल थे, ठीक है, मिला, नॉन पेरिसेबल थे, पैसे देने से मना कर रहा है, एक्सपेंस बहुत ज्यादा कर चुके हैं हम और सामने वाला हमसे पैसे दे भी नहीं रहा है, तो बेच दो। ज्यादा है तो, अगर कम है तो नहीं। लेकिन अगर सामने वाला पैसे नहीं दे रहा है, फिर इनडायरेक्टली तो आप फिर केस कर रहे हो, फिर देखा जाएगा। क्लैरिटी है? पक्का? फंसी गाड़ी कहाँ? बनाओ, सारे केसेस बनाओ, क्योंकि दोनों के बीच में एंड है। सिक्स मतलब कि आपके पास जो गोल्ड की रिंग है, एग्जाम्पल गोल्ड की रिंग है, वो कितने की है? 2 लाख की है, ठीक है। इसका 66, चलो 1 लाख करती हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 66% कितना हो जाएगा? 66,000। तो खर्चा तुम्हारा अगर 66,000 से ऊपर है और सामने वाले ने पैसे देने से मना कर दिया है, बेच दो। क्यों? क्योंकि अपना तो पैसा रिकवर करो, ढूंढने में इतनी मेहनत लगा दी तुमने और सामने वाला इसे जेन्युइन भी नहीं समझ रहा है, ठीक है। अब बस यही चीजें आपकी बुक में, बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया, ठीक है। आओ, पहला नीचे वाला, ये सेल वाला का पहला पढ़ रही हूँ। व्हेन फाइंडर ऑफ द थिंग कॉमनली ऑन द सेल में सेल इट, चाहे तो सेल कर सकता है। पहला, द थिंग्स विच इज कॉमनली सब्जेक्ट सेल ऑफ इज लॉस, ठीक है। द ओनर कैन नॉट विद रीजनेबल डिलीजेंस, ओनर नहीं मिल रहा है थोड़ी बहुत हमारी मेहनत के बाद, या फिर मिला लेकिन उसने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया, देने से मना कर दिया जो तुम पैसे मांग रहे हो, ठीक है। तो फाइंडर में सेल कर सकता है अगर पेरिशिंग है, मतलब खराब होने वाली चीज है, या फिर उसका जो ग्रेटर पार्ट है वैल्यू धीरे 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 क्या हो रही है? खत्म हो रही है, कम हो रही है। या फिर लॉफुल जो चार्जेस है वो कितने हो चुके हैं आपके? 2/3 वैल्यू, ठीक है। क्या लिखा है? फाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ थिंग फाउंड अमाउंट 2/3, मतलब 66% या उससे ज्यादा तक का खर्चा हो गया है तो। क्लैरिटी है? यही था पूरा, यही कवर अब हो गया होगा ना पूरा? ठीक है, गुड। तुम लोगों ने सही लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिख पाए ना, ठीक है, वो मिक्स हो गया होगा, वो उसमें मेरी ही गलती है, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि इसी टाइप के ही क्वेश्चन जब मिक्स होकर आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। चलो, पहला वाला समझ में आ गया कि दो सिचुएशन है, ऑफर किया है कि नहीं किया है। अगर ऑफर नहीं किया है तो बस रिटेन करने का राइट, ऑफर किया है तो सू और रिटेन करने का दोनों राइट बनता है। यहां पर आपका पूरा का पूरा बेलमेंट बेलमेंट खत्म होता है, ठीक है। प्लेज छोटू सा है, कल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सभा को करते हैं समाप्त।